वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे होंगे। युक्ति आईएएस के जो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस कराया जा रहा है, उसके आज 15 फरवरी में कौन सा न्यूज़ पीटी प्लस मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट है, उस पर आज चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। और साथ ही पीटी व्यू से कौन सा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे आप लोग कवर करवाऊँगा। तो चलिए, उससे पहले जुड़ने से पहले जो भी चैनल पर भी नए आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और जो हमारे पुराने व्यूअर लिसनर है, चैनल को शेयर भी किया कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़े और इसका लाभ ले सकें। युक्ति आईएएस को विजिट कीजिए www.yuktiias.com.in। आप वेबसाइट विजिट करके ज़रूर देखिए युक्ति आईएएस आप लोग के लिए क्या लाया है, या ऐप भी डाउनलोड करके देखिए। ऐप पर जाने के बाद आप लोग बहुत सी चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध होंगी युक्ति आईएएस के जो कराए जा रही है, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट डे के नाम से पीडीएफ प्राप्त होगा, पीआईबी आपको पीडीएफ प्राप्त होगा। तो बहुत से आप लोग सेगमेंट चलाए जा रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पर बहुत से टेस्ट आप दे सकते हैं, जिसमें यूपीएससी, पीसीएस और एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी के टेस्ट हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर एक बार विजिट कीजिए, ऐप डाउनलोड करके देखिए जो भी अभी हमें सुन रहे हैं, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने सेगमेंट में। क्या है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 62 और उत्तराखंड में 65% से अधिक मतदान गोवा अव्वल रहा। तो मतदान पर अब आज से जारी हो गया है, तो प्रारंभ हो गया मतदान के जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के। तो उसके आज के जो कल जो चरण हुआ दूसरे चरण में, तो उसमें से जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ पर की पॉइंट से आप लोगों को पीटी के व्यू से पूछ सकता है। जैसे गोवा में कहाँ सर्वाधिक चुनाव जो मतदान हुआ कहाँ हुआ था, 78% 94 पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण, जितने भी चरण के हैं। तो उसको की पॉइंट आप लोग जरूर बना के रखिए, एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न जरूर आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखिए, पुनः एक इंटरनेशनल रिलेशन में एक टॉपिक कवर हुआ, इस पर हालांकि मैंने आप लोगों को वीडियो बनाया हुआ है, जाके प्ले लिस्ट में आप लोग वीडियो देखिएगा। भारत और चीन के संबंध में जो ऐप का विवाद चल रहा है, वो किस रूप से विवाद बढ़ा है, किस रूप से क्यों ऐप भारत बार बार चीन द्वारा निर्मित ऐप को बैन कर रहा है। अब तक कितने ऐप को वो बैन कर चुका है, जैसे 267 ऐप को बैन वो कर दिया है। तो ये क्यों हो रहा है, तो इस पर विस्तृत एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आप लोग उसको जाके देख लीजिए। आज का जो वीडियो है, आज का जो ऐप बंद हुआ है, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया भारत सरकार के द्वारा, उस पर एक की नोट्स पीटी के व्यू से देख लेते हैं। जैसे यह पूर्वी लद्दाख के टकराव के बाद चीन के द्वारा 267 ऐप को अब तक प्रतिबंध लगाया गया, उसे पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है चीनी ऐप को। तो उसमें बहुत से ऐप है, क्यों लगाया गया है, क्योंकि यह भारतीय सुरक्षा और की दृष्टि से खतरा बताया गया, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को आपके जो वीडियो कॉल है, वीडियो जो मैसेज है, और प्लस जो भी आपका डाटा उसका मिसयूज करने की आशंका जताई गई, इसी के संदर्भ में आप लोगों को यह ऐप बंद किया गया है। तो ऐप के रूप में देखिए 54 ऐप का जो सूची है यहाँ पर दिया हुआ, उसमें से जो महत्वपूर्ण सूची है जो एग्ज़ाम में आने लायक है, एक बार ज़रूर इसको देख लीजिएगा। एग्ज़ाम में हो सकता है यहाँ से इस ऐप से ही पूछ दे, जो भी पीटी आगामी पीटी होने वाला उसमें। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उससे पहले यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि अगस्त में 47 अब कब कितना हुआ है, तो यहाँ पर आंकड़ा दे दिया गया। एक बार जरूर इस आंकड़े को आप लोग की नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सके सीरीज में भी आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है कि किस ऐप को कब, कितने ऐप को किस वक्त बंद किया गया था। जैसे आप लोगों को 2000 के अगस्त माह में 47 था, फिर सितंबर में 118 हुआ, अगस्त में 47 को बंद किया गया, फिर सितंबर में आपको 110 ऐप को बंद किया गया, फिर पुनः आपको प्रतिबंध होने वाले, फिर एक प्रतिबंध और लगाया गया 59, जो शुरुआत में लगाया गया था 59 ऐप को, और पुनः अभी 54 को लगाया गया है। तो इस प्रकार से ऐप की सूची है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, यहाँ से की पॉइंट आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर 2-3 की पॉइंट और भी है, जो रूस और यूक्रेन के तनाव, बाजार में
सेंसेक्स 1747 अंकों की गिरावट हुई। तो तेल में क्या गिरावट है, कितने अंकों की गिरावट आती है, इस पर एक बार आंकड़ा जरूर बनाइएगा। इस पर एक की नोट्स में जरूर आप लोगों को बना दूंगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एक जरूर होंगे आगामी जो रूस और यूक्रेन के मामले से संबंधित। इसरो ने 3 सैटेलाइट पुनः भेजा है, तो उसके संबंधित नेक्स्ट पेज में आप लोगों को दिया, वहाँ पर विशेष चर्चा करूँगा इस पर। हालांकि मैं आज एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा। चलिए, पीटी मेंस और इंटरव्यू के व्यू से एक टॉपिक आप लोग के यहाँ पर है। कांग्रेस में एक परिवार रिमोट से चला रही है राज्यों की सरकारें। तो परिवारवाद के बारे में कल भी मैंने बोला था कि इस पर एक विस्तृत नोट मैं आप लोगों को कवर करूंगा, तो आज वो हो गया है कि आज उसके संदर्भ में बातें करेंगे। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें दी गई है, वो आप लोग को पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकल व्यू को देख लीजिएगा एक बार, किस तरह से आप लोगों को सभी के व्यू को देखना चाहिए, वो क्या किसी टॉपिक के संबंध में किनका क्या व्यू रहता है, उसे कहीं ना कहीं आप लोग पुट कर सकते हैं। पर इसके अतिरिक्त आप लोगों को क्या जानना जरूरी है पीटी मेंस, और उसे देख लेते हैं पीटी मेंस और इंटरव्यू के ओरिएंट से। राजनीति और परिवारवाद क्रमशः क्या है, एक दूसरे के क्या होते हैं, इसके संबंध में बातें करते हैं। जब किसी एक क्षेत्र या एक ही परिवार या वंश के लोग सभी पदों पर काबिज हो जाए, उसे परिवारवाद का नाम कहलाता है या कहा जाता है, या परिवारवाद की संज्ञा दी जाती है। जब किसी भी क्षेत्र, जैसे हो गया कोई सेक्टर हो गया, या आपको पेशा हो गया, जैसे पेशा में बहुत सा पेशा होता है, पेशा जॉब हो गया उसमें, या तो किसी प्रकार के राजनीतिक संगठन में एक ही व्यक्ति, एक ही वंश के व्यक्ति विभिन्न पदों पर काबिज हो जाए, या उसे हथिया ले, या उस पर ही लंबे समय तक बने रहे, तो यह एक परिवारवाद की संज्ञा में आता है। जैसे फिल्मों में बहुत बार देखा गया, विवाद उठा है, राजनीति में उठा, राजनीतिक पार्टियों में उठा है, या किसी पेशागत जो व्यवसाय है उसमें भी बहुत सा परिवारवाद के मामले देखने को मिलते हैं। तो वो इसी अनुरूप में दर्शाया जाता है। वंशवाद और भाई भतीजावाद का जनक इसका एक रूप है। तो वंशवाद भी एक परिवारवाद का एक रूप है, भाई भतीजावाद भी यहाँ से देखने को मिलता है। अपने ही परिवार के सभी लोगों को उसमें शामिल करें। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत एवं प्रगतिशील के विरुद्ध यह पूर्णतः माना जाता है, और है भी। क्यों? राजनीतिक सिद्धांत किस रूप से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत बढ़ावा देता है लोकतंत्र को, उसको कहीं यह धूमिल करता है। इसी संदर्भ में ये चीज़ें आप लोग को स्पष्ट होती है। वर्ष 2019 में लोकसभा के आंकड़े क्या कहते हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कुछ आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़े बताए गए हैं, उसके आधार पर हम लोग आंकड़े के संदर्भ में परिवारवाद, राजनीति में परिवारवाद को समझेंगे। तो यहाँ से स्पष्ट होगा कि क्या चीज़ें सही है, क्या गलत है। तो चलिए, आंकड़े वर्ष 2019 का जो चुनाव हुआ था, लोकसभा का जो चुनाव हुए थे, उसमें लोकसभा सदस्यों में 30% सांसद किसी न किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक या संबंध रखते थे। यह आंकड़ा बहुत ही भयावह है कि जो 30% है जो कुल सांसदों का, उसमें 30% सांसद ऐसे थे जो किसी न किसी राजनीतिक दल से, राजनीतिक परिवार से संबंधित रखते थे, जिसमें पंजाब और बिहार जो है वह राजनीतिक परिवारों के संबंध रखने में सांसदों की संख्या सबसे ज़्यादा। जो पंजाब और बिहार है, वहाँ पर परिवारवाद से जुड़े लोगों की संख्या ज़्यादा था। ये बहुत ही भयावह स्थिति थी। कांग्रेस पार्टी इस मामले में सबसे ज़्यादा थी, उसके बाद भाजपा भी इससे पीछे नहीं है, उसके भी बहुत से आंकड़े हैं। तो आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक पार्टियों द्वारा लगाया जाता है। दोनों ही यह स्थिति एक दूसरे के विपरीत है कि लोकसभा जो राजनीति में परिवारवाद है वो हमेशा गलत है, उसे नए लोगों को अवसर प्राप्त नहीं होता है, नवाचार नहीं आ पाता है, राजनीतिक जो विचारिता है एक संकुचित हो जाती है। तो इन सबों को दूर करने के लिए सभी पार्टियों को इस पर बल देने की आवश्यकता है। परिवारवाद से हानि क्या है, इस पर विशेष बात कर लेंगे। पार्टी निर्णयों की अपारदर्शिता दिखती है कि पार्टी निर्णय केवल एक तरफा हो जाता है। किसी एक व्यक्ति विशेष के साये में कांग्रेस हो, तो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनकी उस इर्द गिर्द घूमती है। वही भाजपा हो तो भाजपा जो कदावर नेता है, या किसी और पार्टी के जो कदावर नेता है, उनकी और सारी निर्णय केंद्रित होती थी। यहाँ पर लोकतंत्र केवल देश में नहीं होता है, लोकतंत्र हमारे घर में भी होना चाहिए, किसी राजनीति पार्टी में भी होनी चाहिए, लोगों में भी होनी चाहिए। लोकतंत्र का वास्तविक मतलब यह होता है जो
जो व्यवहार हम कर रहे हैं उसमें सब सर्वांगीण मत का व्यवहार हो, सर्वांगीण विचार का व्यवहार हो, लोकतंत्र वहाँ से स्पष्ट होता है। न कि केवल देश में लोकतंत्र की बातें बोल देने से, लोकतंत्र को स्थापित कर देने से लोकतंत्र की भावनाएं कायम हो जाती है। तो यहाँ पर पार्टी निर्णय में अपारदर्शिता देखने को मिलती है। नेक्स्ट, पार्टी जो चंदा एकत्र करती है उसका गलत प्रयोग भी होता है, क्योंकि एक व्यक्ति एक निर्णय के सिद्धांत पर कार्य करता है, सभी पार्टी राजनीतिक पार्टियां। तो जो राजनीतिक चंदा कहीं ना कहीं लोगों के होते हैं, भारतीय जनता का होता है, या राजनीतिक जो उस देश का जो किसी देश का जो जनसंख्या उसका द्वारा दिया गया एक अप्रत्यक्ष इसे मान लीजिए आप लोग इस प्रकार समझ सकते हैं, अप्रत्यक्ष सहयोग है जो हमारे विचारों को हमारे जो संसद पटल है उस पर रखने के लिए उनको मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए एक आपको व्यापक रूप से अपनाया गया एक तकनीक है, जो चंदे के रूप में इसका प्रयोग भी गलत होता है। तो ये बहुत ही गलत जो गलत कॉन्सेप्ट उत्पन्न करता है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। भ्रष्टाचार का मतलब यहाँ यह स्पष्ट रूप से समझिए, केवल रोजगार में भ्रष्टाचार नहीं होता, हमारे व्यवहार में भी भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। लोग किसी न किसी रूप से अपने स्वयं के विकास को बल देने लगते हैं, जो भ्रष्टाचार के अन्य रूपों को भी प्रभावित करता है। तो योग्य व्यक्तियों के राजनीति में विमुख होना, इस प्रकार जो योग्य व्यक्ति हैं उनका यहाँ कॉन्सेप्ट ही समाप्त हो जाता है, वो किसी ने उसका बढ़ावा नहीं मिल पाता है। तो यह चीज़ें स्पष्ट होने लगती है। परिवारवाद एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न करती है, जो किसी भी देश के लिए, किसी देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ वर्ष 2016 में प्रकाशित कंचन चंद्रा की एक किताब आई थी। यह बोलती है कि क्या 2004 से 14 के बीच लगभग 1/4 सांसद परिवारवाद की राजनीति से आए हैं। तो 2004 से लेकर 2014 के आंकड़े इनके बुक में प्रकाशित की गई थी, जिसमें यह कहा गया क्या जो 1/4 जो सांसद है, जो टोटल जो सांसदों की संख्या है उसमें से 1/4 जो सांसद है वो किसी न किसी राजनीतिक संगठन से, राजनीतिक परिवारवाद से जुड़कर लोग आए हुए हैं। और जो ये आंकड़ा 2019 का जो था वो इसको और भी पार कर गया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि ये आंकड़े 25 से बढ़कर 2019 में 30% हो गया है। तो इंडियन एक्सप्रेस में यह भी बातें की गई है। नेक्स्ट है, आप लोगों को सीरी का रिपोर्ट जरूर देखना चाहिए, वहाँ पर इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, उसको भी आप लोग देख सकते, कवर सकते हैं। फिर राजस्थान में यह 32% यह आंकड़ा है, उड़ीसा में 33%, तेलंगाना में 35%, आंध्र प्रदेश में 36%, तमिलनाडु में 37%, कर्नाटक में 39%, महाराष्ट्र में 42%, बिहार में 43% और पंजाब में 62% ऐसे हैं जो परिवारवाद से संबंधित राजनीतिक पार्टियों का बढ़ावा दिया जा रहा है, राजनीतिक परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। पंजाब और बिहार उन 2 राज्यों में शामिल जहां सबसे ज़्यादा सांसद किसी राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं। तो पंजाब और बिहार का नाम सर्वोपरि है। राज्यवार परिवारवाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर क्या है, इसे देख लेते हैं। सभी राज्यों में परिवारवाद राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर क्या, इसे एक नज़र देख लेते हैं। तो यहाँ से और भी ये बातें स्पष्ट होगी कि बिहार में यह आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा है। जैसे राष्ट्रीय पार्टी में 58% कैंडिडेट राजनीतिक परिवार से, जबकि राज्य आधारित पार्टियों में ये 14% ही है। तो जो केंद्रीय स्तर पर जो कैंडिडेट होते हैं वो राष्ट्रीय परिवारवाद से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ बिहार में आ गए। हरियाणा में ये 50% राजनीतिक पार्टी या परिवार से, जो एवज में 5% क्षेत्रीय पार्टियों में है परिवारवाद। राष्ट्रीय स्तर पर 50% है, जबकि क्षेत्रीय स्तर पर यह परिवारवाद 5% है। कर्नाटक में यह 35% है, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर 13%। इसी साथ महाराष्ट्र में 35% है राष्ट्रीय स्तर पर परिवारवाद, जबकि 19% है क्षेत्रीय स्तर पर। तो ये प्रतिशत के आधार पर इसी प्रकार उड़ीसा है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश में जो यहाँ चुनाव होने हैं इस बार, वो 28% राष्ट्रीय स्तर पर है, जबकि क्षेत्रीय स्तर पर कितना 18% है। तो ये आंकड़े आपको बताए गए हैं। नेक्स्ट, कैंडिडेट जो परिवारवाद से जुड़े हुए, सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय पार्टी में परिवारवाद के कैंडिडेट संख्या सबसे ज़्यादा है। जैसे JDS 66%, SAD 60%, TDP
52%, आरजेडी 38%, बीजेडी 38% और एसपी 30%। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो परिवारवाद के कैंडिडेट सबसे अधिक जुड़े हुए हैं। तो ये आंकड़े आप लोगों को याद रखना। एक नोट यहाँ याद रखना, सीपीआई या सीपीएम में परिवार जैसे अधिक यहाँ जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रत्याशियों की संख्या मात्र यहाँ 5% है। तो यह एक बहुत ही अच्छा है कि सीपीआई या सीपीएम में परिवारवाद को कम बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसे ही पार्टियों को, सभी पार्टियों को ऐसा ही निर्णय लेना। एक नोट और आप लोग को याद रखनी चाहिए, क्या वर्ष 1999 विधि आयोग के बाद द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग तो संविधान समीक्षा आयोग ने भी पार्टियों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है, ऐसी अनुशंसा की है, पर उसको अभी तक कोई दल माना नहीं है। तो इससे संबंधित आप लोगों को बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी परिवारवाद के संबंध में। पीटी ओरिएंट बहुत सी आप लोगों को फैक्ट यहाँ से प्राप्त हुआ होगा, पर मेंस में क्या है, इंटरव्यू में आप लोग यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। लोकतंत्र वास्तविक रूप से लोकतंत्र क्या बोलता है? फ्रांसीसी क्रांति द्वारा स्थापित स्वतंत्रता, समानता आदि जैसे आदर्श ही लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार है। ये सभी लोग जानते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार कहाँ से है? फ्रांसीसी, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति से संबंधित जो कॉन्सेप्ट अपनाया गया है वही लोकतंत्र का वास्तविक रूप है। तो वो कहीं ना कहीं, हालांकि भारतीय राजनीतिक परिवारवाद इन लोकतांत्रिक मूल्यों को धूमिल करता है, जहाँ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भाईचारे इत्यादि जो कॉन्सेप्ट आया है वास्तविक लोकतंत्र राजनीतिक सिद्धांत के रूप में, तो उसको कहीं ना कहीं परिवारवाद, भारतीय परिवारवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो धूमिल करता है। इसे स्पष्ट करिए, दिए गए आंकड़ों से आप स्पष्ट कर सकते हैं। यह समानता के व्यवहार को नहीं लाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको इंटरव्यू में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या मेंस में। तो टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है युक्ति आईएएस दैनिक जागरण टेलीग्राम, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया रहता है, आप लोग वहाँ से डायरेक्ट ऐड हो जाइए और प्रैक्टिस इसका जरूर कीजिए मेंस के प्रश्नों का। अगर ये आप करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, तो आप लोगों का मेंस बेहतर होता चला जाएगा और उसे अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने में आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, इसे आप लोग देख लीजिएगा, क्या होती है हाइब्रिड इम्यूनिटी। तो आप लोग के यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है पीटी में। तो इसके संक्रमण के संबंधित आपको पीटी फैक्ट आपको यहाँ से एक बार देख लेना चाहिए, क्यों जरूरी है। मार्च के बाद कोरोना महामारी से मिल सकती है मुक्ति, ऐसा दावा किया जा रहा है, क्योंकि हाइब्रिड इम्यूनिटी डेवलप हो रहा है भारतीयों में। तो इससे संबंधित चीज़ें आप लोग को देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग यहाँ नीचे आ जाइए। यहाँ पर आप लोग कुतुब मीनार के मुकुट को सुधारे जा रही है सूरत, तो इससे संबंधित एक न्यूज़ आया है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा पीटी फैक्ट के रूप में। यहाँ पर पीटी फैक्ट के बारे में, कुतुब मीनार के बारे में सभी चर्चाएं कर दी गई है। ये कब बनाया, किसने यह सुधार किया, किसके द्वारा बनवाई गई थी, 2 मंजिला किनके द्वारा बनाया गया था, ये हिस्ट्री के ऑप्शन में आपको प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और कुतुब मीनार, वैसे भी कुतुब मीनार से संबंधित प्रश्न आपको हिस्ट्री में देखने को मिला होगा कहीं ना कहीं आपको। तो इससे आपको चीज़ें यहाँ पर आपको दी हुई है पीटी फैक्ट के, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। कौन सबसे पहले बनाया, इसका निर्माण कब हुआ, कुतुब मीनार ऐबक द्वारा किया गया। फिर इसके पूरा इसे किसने किया, इल्तुतमिश में। इसके पहली मंजिल का निर्माण किसने किया, 2 मंजिला का निर्माण, चौथी मंजिल का निर्माण किस रूप से हुआ, बलुआ पत्थर से हुआ। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई दोनों मंजिलों की ऊपरी मंजिल कब नष्ट हो गए थे, 1368 में। और उसके बाद जो 2 मीनार जो 1326 और 1368 के बीच की ही पुष्टि हुई है। तो ये सब चीज़ें आंकड़े आप लोगों को देखनी चाहिए, यहाँ से प्रश्न एक जरूर होगा। फिर इससे संबंधित आप लोगों को देख लेनी चाहिए। नेक्स्ट है आप लोगों को, चलिए आगे और देखते हैं। राज्यों के लिए रेरा के नियमों की जांच करे केंद्र सरकार, यह एक न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इससे संबंधित बहुत सा फैक्ट आप लोग को यहाँ दिया गया है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। इस पर की नोट्स आप लोगों को क्या जाननी चाहिए और भी उस पर जिसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट क्या होता है, 2016 क्या है, जो इसे रेरा शॉर्ट फॉर्म में रेरा बोला जाता है। तो यह क्या है, इससे संबंधित बातें देख लेते हैं। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 रेरा एक कानून जिसे भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है। रेरा का मकसद क्या है, रियल एस्टेट सेक्टर में ग्राहकों के निवेश को बढ़ाना, उसके हितों की रक्षा करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्राहकों को के निवेश को बढ़ाना और जो हमारा जो रियल एस्टेट जो से जुड़े लोग हैं उनके हितों को रक्षा करना, उनके ग्राहकों की रक्षा करना, इससे महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य है।
राज्यसभा में इससे संबंधित बिल 2016 में पारित हुआ था 10 मार्च, और लोकसभा में 15 मार्च 2016 को, और 1 मई 2016 से यह रेरा अधिनियम पारित हो गया। तो आप लोगों को पीटी में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, रेरा अधिनियम कब से लागू है। रेरा का उद्देश्य क्या है? तो आवंटितों के हितों की रक्षा, उनकी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना, जो भूमि जिसको मकान आवंटित होते हैं उनके सभी हितों की रक्षा करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और धोखाधड़ी के मामलों को कम करना। रियल एस्टेट सेक्टर में ये धोखाधड़ी का मामला बहुत ही देखने को मिलता है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है भारतीय कानून में। पूरे भारत में मानकीकरण को लागू, एक मानकीकरण को स्थापित करने के लिए रेरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि इसका विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरीके से लागू किया जा रहा है। यह एक मील का पत्थर साबित हुआ है, और व्यावसायिकता लाना, उस क्षेत्र में व्यावसायिकता लाना, इंटरप्रेन्योर लाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था इसके द्वारा। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट है घर खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सही जानकारी का प्रसार करना, सही जानकारी उपलब्ध कराना और समग्र जानकारी उपलब्ध कराना, यह महत्वपूर्ण रेरा का था। यह नियम कानून बना हुआ है। इससे संबंधित बिल्डरों और निवेशकों दोनों से अधिक जिम्मेदारी डालना या उसको अधिक प्रतिबद्ध बनाना, इस रेरा अधिनियम का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। रियल एस्टेट सेक्टर की विश्वसनीयता बढ़ाना, साथ ही साथ इस तरह के निवेशक के बीच विश्वास को बढ़ाना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है रेरा अधिनियम के लिए, कि रियल एस्टेट जो कॉन्सेप्ट है उसको भारत में और भी विश्वसनीय स्तर से आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट है कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2000 कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे। वो क्या है? रियल अथॉरिटी की स्थापना ऑफ इंडिया की स्थापना करना, अनिवार्य रजिस्ट्रेशन को लागू करना, रिजर्व अकाउंट डेवलप करना। नेक्स्ट है प्रोडक्ट को प्रोग्रेस देख सकेंगे ग्राहक, इसके कॉन्सेप्ट को डेवलप करना। टाइटल रिप्रेजेंटेशन, टाइटल आप किस रूप से दे रहे हैं, टाइटल का वो जो प्रोजेक्ट दे रहे हैं उसका टाइटल किस रूप से, उसका डेमो आप लोग को उपलब्ध कराना ग्राहकों को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिक्री समझौते का मानकीकरण करना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था, इस अधिनियम में लागू किया गया। पेनाल्टी का कॉन्सेप्ट भी लागू किया गया। अगर कोई रियल एस्टेट का जो कारोबारी है, अगर ग्राहक को तय सीमा पर नहीं देता है मकान, तो उसको पेनल्टी इसको देना होगा। साथ ही संस्था को रेगुलेटरी अथॉरिटी रिजर्व अकाउंट में आप लोगों को उसका पेमेंट भुगतान करना होता है, जिससे आप लोगों को ग्राहकों को उससे उसकी भुगतान शेष राशि की जाती है। तो ये सब कॉन्सेप्ट इस रेरा एक्ट में लाया गया है। तो आप लोगों को रेरा से इतना ही जानना चाहिए। मेंस के प्रश्न यहाँ से देखने को नहीं मिलेंगे तो इसी रूप से देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। आप लोग चैनल को शेयर भी किया कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। दैनिक जागरण का पीटी प्लस मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट अभी कोई भी वीडियो आप लोगों को अपलोड नहीं हो रहा होगा, आप यूट्यूब पर देख लीजिए। केवल युक्ति आई इसके द्वारा ही यह कराया जा रहा है। यह मेरे द्वारा जो गेन किया गया इंटरव्यू तक का जो एक्सपीरियंस, जो मैंने यहाँ फेच किया है पीटी प्लस मेंस और इंटरव्यू में अपना नॉलेज, उसी को लेकर यहाँ पर आया हूँ। आप लोग इससे निश्चिंत हो जाइए कि जो आप लोग को जो बताया जा रहा है वो आप लोग के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, क्योंकि यह बहुत ही आपको इसका परिणाम अंतिम जब चयन होगा, वहाँ पर इंटरव्यू के बोर्ड में जब आप बैठिएगा तो वहाँ पर स्पष्ट पता चलेगा कि नहीं ये क्यों ज़रूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, या हमारे जो भी है जो फैकल्टी उनके द्वारा बोला जा रहा है कि इस दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस को क्यों देखना चाहिए आप लोगों को। इसका अंतिम परिणाम आप लोगों को इंटरव्यू में आप लोगों को दिखेगा कि वहाँ पर जब काउंटर क्वेश्चन होता है, जब वीडियो में जब आप बोर्ड में बैठते हैं तो काउंटर क्वेश्चन जब होता है सभी मेंबरों के द्वारा, तो आप उसमें कितना सहज महसूस करेंगे किसी टॉपिक को लेकर, यह इसी फॉर्मेट से आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि वहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट के, वो पेपर से ही होते हैं। पेपर में जो न्यूज़ होता है उससे ही को प्रश्न पूछे जाता है और उसका काउंटर क्वेश्चन किया जाता है। तो आप लोग उसकी तैयारी अभी से करते रहिए ताकि आगे आने वाले समय में आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट आप लोगों को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट नीचे एक टॉपिक है, आप लोग को इसे पढ़ लेना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ वोट बैंक ही पिछड़े मुस्लिम को माना जाता था या माना जा रहा है। तो ये आपको मैं कल भी बताया था कि जब इस प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं तो पिछड़े मुस्लिम में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो गरीब मुस्लिम हैं उनको ही अधिक प्रभावित करता है। तो उस पर मैंने कल चर्चा भी किया था। आज देखिए उस पर एक आर्टिकल आया है, इसे ज़रूर आप लोग पढ़िएगा। क्यों मैं बोलता हूँ कि इन सब मामलों से दूर रहना चाहिए। धर्म
धर्म कभी आपको विकास के रास्ते पर नहीं ले जाता, आपको एक व्यक्ति रूप बना सकता है। धर्म एक व्यक्ति बना सकता है। जब आप दायित्व का निर्वहन करते हैं तो आप उसके लिए आपको एक संतुलित व्यक्ति के रूप में आपको समाज में व्यवहार करना होता है। धर्म अपने जगह अपनी विरासत को कायम करने की एक साधन है। आप उसे जरूर उसे मानिए, सभी व्यक्ति विशेष से मैं आग्रह करता हूं। पर जब सार्वजनिकता की बात आए, जब व्यवहारिकता की बात आए और जब समाज में एक सभ्य समाज की कल्पना की जाए तो वह धर्म के कुछ बातें आपको अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब विकसित हमारा देश हो रहा है तो ऐसे विवाद बार बार उठने को मिलेंगे कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। व्यक्ति और व्यक्ति का आचरण सर्वश्रेष्ठ है। तो ये चीज़ें आप लोग को स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप लोग को आर्टिकल में आप लोग को देखना चाहिए। अभी भी समझिए कि हम धर्म के मामले पर लड़ रहे हैं और हमारा 50% जनसंख्या किसी न किसी रूप से आप लोगों को दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। आंकड़े हमारे को 35% बोलता है, कहीं 37% बोल रहा है। पर किसी न किसी रूप से देखते हैं बेरोजगारी है, भूखमरी है, कुपोषण है। तो ये हमारे देश में आज भी बना हुआ। अगर ये इन सब मामलों को ध्यान देकर कार्य किया जाए तो ये धर्म के मामले जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप बंद हो जाएंगे। आप बताइए, भले हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है कि क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या किस रूप से रहना है, पर ये आप कोई भी व्यक्ति इस आधार पर ये इस बात को काट सकता है क्या मौलिक अधिकार ही हमें व्यक्ति विशेष को विकसित करने के लिए ज़रूरी है? दायित्व हमारा क्या है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इसे आप लोग समझ जाइएगा तो बहुत सी चीज़ों का स्वतः हल निकल जाएगा। तो आप इस चीज़ों पर एक एस्पिरेंट के तौर पर आप इसे समझिए, ऐसे विचार को विकसित कीजिए कि हमारा दायित्व क्या है, न कि मौलिक अधिकार हमें एब्सोल्यूट बनाता है। एब्सोल्यूट तो मौलिक अधिकार भी नहीं जान रहे हैं जब मूल ढांचा का सिद्धांत आया था। तो इसके संदर्भ में आप लोगों को चीज़ें पढ़नी चाहिए। अब एक आर्टिकल यहाँ भी है, यहाँ अब तक नहीं जीत पाई है महिलाएं, तो इससे संबंधित एक आर्टिकल आया है। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा क्या है ये आर्टिकल, कितने चीज़ों को संबंध में आप लोगों को देखनी है। देखिए, एक मामला जो हिजाब मामला था उसी के संदर्भ में सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं लगा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ये बात बोला है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे अपने कानूनों के आधारों पर ये बात बोली है। पर मैं फिर भी अभी यहाँ पर बोलूँगा कि हर चीज़ आपको विधि से प्राप्त होता है। तो मौलिक अधिकार को स्थापित तो कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, पर आपका दायित्व जो है वो केवल आप ही निर्धारित कर सकते हैं कि मेरा दायित्व क्या है। अब शिक्षा जैसे क्षेत्र पर शिक्षा जहाँ मिल रही है, जो सार्वजनिक शिक्षा है, वहाँ पर अगर आप लेके जा रहे हैं इन सब मामलों को, हिंदू के द्वारा भगवा और मुस्लिमों के द्वारा बुर्का और हिजाब, तो देखिए यह ज़रूरी है कि आप अपने अपने धर्म को मानिए, पर शिक्षा को कम से कम इन सबों से दूर रखिए। मेरा अभी भी अपील इसी बात को लेकर है। और संयम लोग बरते ताकि और भी चीज़ें बेहतर हो। बहुत सी चीज़ें दुनिया में हैं समस्याओं को सुलझाने के लिए, तो उससे आप लोग उस पर बल दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर देखिए, क्रिप्टो करेंसी सरकार ला रही है। इस पर मैं आपको नेक्स्ट कल परसों तक एक और इस पर स्टेटमेंट जरूर आएगा, आरबीआई के द्वारा इसे स्पष्ट किया जाएगा। उस पर विस्तृत चर्चा उस समय मैं करूँगा। CBDC लॉन्च करेगी, जिस दिन लॉन्च करेगी आरबीआई उस दिन ही इस पर मैं विस्तृत आप लोगों को PT प्लस मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, की नोट्स। तो अब तब तक के लिए इसे आप लोग ध्यान में देखते रहिएगा क्या आरबीआई के द्वारा बोला गया है, किस रूप से ये चीज़ें हैं। पाम ऑयल का 29% गिरावट हुआ है। अब सरसों तेल का जो दाम है वो गिरेगा, दाम उसका कम होगा जो रेट अभी चल रहा है। तो इसके संबंध में कुछ आंकड़े दिए गए, आप लोग इसको देख लीजिएगा। थोक मूल्य और खुदरा मूल्य में बढ़ोतरी हुई है, राहत हुई थोक मूल्य में, पर खुदरा मूल्य में बढ़ोतरी हुई, इससे संबंधित आंकड़े दिए गए, आप लोग इसे भी कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये 2 आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए। समान नागरिक संहिता का सही समय है, मैंने कल भी बोला था कि अब समान नागरिक संहिता है उसे जरूर लागू करना चाहिए। और
उचित समय के साथ देखिए। उसी से संबंधित एक आर्टिकल आज आया है, इस पर कल मैंने वीडियो बनाया। जो भी दैनिक जागरण कल का नहीं देखे हैं, जो भी एस्पिरेंट, उसे जरूर कल जाकर देखिए। समान नागरिक संहिता के संबंध में विस्तृत मैंने चर्चा कर दी है। यहाँ पर की आप लोग इस आर्टिकल को पढ़कर अपना की पॉइंट बना लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग को आर्टिकल यह देशी डिजिटल मुद्रा का सही दाव खेल रही है आरबीआई, तो इससे संबंधित आर्टिकल, छोटा आर्टिकल है योगेश कुमार गोयल के द्वारा, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा के रोजगार से जोड़ने की कहावत जो दी जा रही है विधि अनुदान आयोग के द्वारा यह स्पष्ट किया गया, तो इसे आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। या कैलाश बिश्नोई है, उनके द्वारा शोध विशेषज्ञ दिल्ली विश्वविद्यालय के, उनके द्वारा ये बातें की गई है, कुछ की पॉइंट उनके अपने व्यू को रखा गया है, तो उसे आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पर देखने की जरूरत है, उसके साथ ही द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाएगा भारत और मालदीव, इस पर एक विस्तृत वीडियो बना हुआ है पहले से ही दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में। आप लोग वहाँ जाके जो लास्ट ईयर का था 21 का था, उसमें आप लोग जाके न्यूज एनालिसिस में देख सकते हैं। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाएगा भारतीय मालदीव, तो इसके संबंध में जो हमारे अंतर संबंध जो है मालदीव और भारत का जो संबंध है, अब द्विपक्षीय संबंध है, उस पर विस्तृत वीडियो को एक बार देख लीजिए, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोग को यहाँ पर एक चलिए इसरो के अंतरिक्ष में भेजे 3 सैटेलाइट, इस पर ध्यान रखने की बात, इस पर आज मैं एक वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर कर रहा हूं, तो शाम को इसका वीडियो आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। इससे पहले आप लोग इन सब चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा, क्या है, किन किन तकनीक का उपयोग किया गया सैटेलाइट में। यहाँ पर पीटी फैक्ट से आप लोगों को प्रश्न यहाँ से रहेगा, यहाँ से पीटी के प्रश्न जरूर आप लोगों को सैटेलाइट से मिलेंगे, तो इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें आज के पेपर में इतना ही आप लोगों का था। मेन 2 टॉपिक था जो पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट था, शेष बाकी सारे पीटी ओरिएंट थे। तो तब तक के लिए जो कल वीडियो जो आएगा 16 फरवरी का, तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और हमारा सहयोग है आप लोगों का अंतिम परिणाम तक ले जाने के लिए। तब आप लोग का भी दायित्व बनता है, क्या हमारे चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब और लोगों से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग का जो संख्या है जो कम नज़र आ रहे हैं वो बढ़े और लोगों में भी विश्वास, स्टूडेंटों में विश्वास कायम हो कि नहीं ये बेहतर प्रयास कर रहा है। तो हमारा सहयोग करते रहे। तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।